नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इराक में लंबे समय से आईएस को खदेड़ने की कोशिश हो रही है। मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल को आईएस के कब्जे से छुड़ाने के लिए संघर्ष जारी था। आखिरकार इराकी सेना को इसमें जीत हासिल हुई और मोसुल फतेह हुआ, लेकिन इराक को अभी लंबा सफर तय करना है और आईएस के खिलाफ जंग में दुनिया को भी लंबा संघर्ष करना है। आज भी इराक के पश्चिमी हिस्से और सीरिया में आईएस के कई मजबूत गढ़ हैं। सीरिया का रक्का इस वक्त आईएस का सबसे बड़ा शहर है। विशेष में आज हम मोसुल पर हुई जीत के मायने बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिरकार इराक और सीरिया के लिए आगे की राह क्या है आईएस और बीते कुछ वर्षों में इसने कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। इराकी सेना ने मोसुल शहर को आईएस के आतंकियों से आजाद करा लेने का दावा किया है। मोसुल पर कब्जे के साथ ही इराक में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने मोसुल पहुंचकर खुद इस जीत का ऐलान किया। इस जीत को इराक में इस्लामिक स्टेट के खात्मे को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी मोसुल पहुंचे तो सैनिकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। जश्न के बीच हैदर अल अबादी ने मोसुल में जीत का ऐलान किया। इस जीत के साथ ही इराक के इस दूसरे सबसे बड़े शहर इस्लामिक स्टेट का खात्मा हो गया है। इराक के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि शहर में आईएस के तकरीबन सभी आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि कुछ फरार होने में कामयाब रहे। अबादी के मुताबिक फरार आतंकियों से जल्द निपटा जाएगा। جي اليوم إلى الموصل هو لمتابعة الانتصارات والقضاء على داعش في اللحظات الأخيرة إن شاء الله. نحن في اللحظات الأخيرة. हालांकि शहर का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका है। 9 महीने तक चली जंग में हजारों लोग मारे गए हैं। जो बचे हैं उनमें से ज्यादातर लोग मोसुल छोड़कर जा चुके हैं। शहर में जो बचे हैं उनमें कई घायल हैं। इस बीच सेना ने मोसुल पर कब्जे को बड़ी जीत बताया है। शहर में इराकी सैनिक जश्न मना रहे हैं। मोसुल की सभी सरकारी इमारतों पर इराक का ध्वज लहराया गया है। العمليات الخاصة الثانية في المدينة القديمة وأكمل بالكامل وصولا إلى نهر دجلة، ومثل ما لاحظتوا تم رفع العلم العراقي على ضفاف نهر دجلة بسواعد الأبطال اللي تلاحظوهم حولكم. نحن الآن सेना ने दावा किया है कि शहर से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं। कई आतंकी भी पकड़े गए हैं। अभी तक आईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी को लेकर कोई खबर नहीं है। हालांकि कुछ दिन पहले सेना ने बगदादी को मार गिराने की बात कही थी। सेना अब शहर में बचे हुए आतंकियों और छिपे हुए हथियारों की तलाश कर रही है। خيرناهم بالسابق بين الاستسلام بين القتل أكثر من اختار القتل، ما اختار التسليم. القلة سلموا والآخرين تم قتلهم. احنا ما عندنا إجابة للدواعش إذا لم. आतंकी संगठन आईएस की ये अब तक की सबसे बड़ी हार है। आईएस ने 2014 में मोसुल पर कब्जा कर लिया था। अगस्त 2016 में मोसुल को आजाद कराने का अभियान शुरू हुआ। इस लड़ाई में शिया मिलिशिया, कुर्दिश लड़ाके, ईरानी सैन्य सलाहकार और अमेरिकी वायुसेना इराकी सैनिकों की मदद कर रहे थे। पिछले 9 महीने में मोसुल से 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन को मजबूर हुए हैं। इस दौरान पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शहर को फिर से रहने लायक बनाने में $100 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इराकी सेना ने मोसुल शहर को आईएस आतंकियों से आजाद करा लेने का दावा किया है। मोसुल पर कब्जे के साथ ही इराक में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री हैदर अल अबादी ने मोसुल पहुंचकर खुद इस जीत का ऐलान किया। इस जीत को इराक में इस्लामिक स्टेट के खात्मे को लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मलबे के ढेर, गिरे हुए मकान, उजड़े हुए बाजार और इन सब के बीच जश्न मनाते सैनिक।
ये नज़ारा है इराक के मोसल शहर का। 9 महीने की भीषण लड़ाई के बाद इराकी सेना ने इस शहर पर कब्जे का ऐलान किया है। सेना का दावा है कि पूरे शहर को इस्लामिक स्टेट के दुर्दांत आतंकवादियों से मुक्त करा लिया गया है। हालांकि इस वीरान शहर में खुशी जैसी चीज़ दूर दूर तक नजर नहीं आती। 9 महीने तक चले संघर्ष के निशान हर तरफ नजर आते हैं। 2015 में मोसल की आबादी 6.5 लाख से ज्यादा थी। इनमें से हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई लाख पलायन कर गए हैं। इसके बावजूद सैनिकों के जश्न से इस शहर में जीत का महत्व समझा जा सकता है। هسه احنا وين؟ بالموصل دزنا على روسهم وبرانا الحويجه نطلع للحويجه نطلع للرمادي। मोसल इराक के नैनवा प्रांत में राजधानी बगदाद से करीब 400 किलोमीटर दूर है। दजला नदी के किनारे बसा मोसल इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2015 तक शहर में अरब, कुर्द, असीरियाई और इराक तुर्कमान लोगों की बड़ी आबादी थी। 2014 के आखिर में इस्लामिक स्टेट ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। तब से इस्लामिक स्टेट मोसल को इराक में कब्जाए इलाकों की राजधानी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। अगस्त 2016 में इराकी सेना ने मोसल में अभियान की शुरुआत की। उस समय 40,000 सैनिकों को अभियान में लगाया गया था। इस अभियान में टैंक और भारी हथियारों से लैस इराकी सेना को उम्मीद थी कि मोसल को जल्द आज़ाद करा लिया जाएगा, लेकिन मोसल को करीब 6,000 आतंकियों से आज़ाद कराने में 9 महीने लग गए। हालांकि मोसल 2003 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ शुरू हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के ज़माने में चरमपंथियों का गढ़ रहा था। अमेरिकी हमले के खिलाफ मोसल में काफ़ी सालों तक विद्रोही हावी रहे। इस दौरान मोसल में सुन्नी चरमपंथ का उभार हुआ। इसी का फायदा उठाकर पहले अलकायदा और बाद में IS जैसे संगठन मोसल पर काबिज हो गए। माना जाता है कि नए निज़ाम में सद्दाम हुसैन के वफादार सैनिकों को नौकरी से निकाला गया। इनमें से सेना के हथियारों समेत एक बड़ा वर्ग इन आतंकी समूहों से जा मिला। युद्ध और हथियारों के इस्तेमाल में पारंगत इन आतंकियों को निपटाने में इराकी सेना को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। मौजूद بكل مكان يعني عندك بالعمارات بالبيوت عندك بالقياعين। स्थानीय कबीलों और सुन्नी आबादी की मदद के बिना मोसल को जीतना आसान नहीं था। लड़ाई जाति हिंसा में न तब्दील हो, इसके लिए शिया मिलिशिया के अलावा स्थानीय सुन्नी संगठनों और कुर्दिश लड़ाकों को भी मोसल की जंग में शामिल किया गया। अब जबकि मोसल इराकी सेना के कब्जे में है, तो सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। इराकी सरकार इस्लामिक स्टेट के पूरी तरह खात्मे का दावा अभी नहीं कर सकती। मोसल से कई आतंकी जिंदा बचकर निकले हैं। इनमें इराक के अलावा कई यूरोपीय देशों के नागरिक भी हैं। ये अपने वतन लौटकर कोहराम मचा सकते हैं। इसके अलावा अब इराक के सामने जाति हिंसा के खात्मे की भी बड़ी चुनौती है। आतंकी अपने पीछे बड़ी तादाद में हथियार भी छोड़ गए हैं। सेना को सुनिश्चित करना होगा कि ये मिलिशिया या हथियार किसी गलत हाथों में ना पड़े। ज़ैगा मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। और विशेष में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। INA की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal, Section 41. War against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always.
British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाएगा। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस्लामिक स्टेट के सबसे बड़े गढ़ मौसुल के ढहने के बाद अब इराक राहत की सांस ले रहा है, लेकिन आज भी इराक और सीरिया के बड़े हिस्से पर आईएस का कब्जा है। बीते 3-4 साल से आईएस ने इन दोनों देशों की शांति बिगाड़ रखी है। सैन्य अभियान दोनों जगहों पर चल रहा है, लेकिन आतंकी चरमपंथी संगठनों और सरकार की तरफ से चल रहे अभियानों ने गृह युद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं। आइए देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा इन दोनों देशों का भविष्य। इस नक्शे पर जो लाल निशान दिख रहा है, ये वो जगह हैं जहां पर आज की तारीख में इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। बाईं तरफ सीरिया है और दाईं तरफ इराक। इराक का मोसल शहर हाल तक इस्लामिक स्टेट का सबसे बड़ा गढ़ था। इसे आईएस के लोग अपनी राजधानी बताते थे। यही वो शहर है जहां से बगदादी ने खुद को खलीफा घोषित किया था, लेकिन मोसल पर लंबी मशक्कत के बाद अब इराकी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया है। पिछले साल से अथक मेहनत के बाद मोसल को आईएस के चंगुल से बाहर निकाला गया है। इराक के लिए ये राहत की बात है। अब ज़मीन पे न रहने की वजह से, स्टेट न रहने की वजह से वो एक बड़ा सेटबैक है और काफ़ी कमज़ोर भी होंगी। लेकिन दूसरी तरफ इनके एलाइज जो हैं, जैसे नाइजीरिया में बोको हराम है, इजिप्ट में ग्रुप्स हैं, फिर उसके अलावा चाड, माली, नाइजर, नॉर्थ अफ्रीका, सब सहारा रीजन या साहेल रीजन अफ्रीका का, इन सब में इनके अभी लोग बने हैं, इनके एलाइज हैं, ग्रुप्स हैं, तमाम फैले हुए हैं। अब ये लोग अफ़गानिस्तान में भी इनकी उपस्थिति बन गई है। मोसल पर फतह के बावजूद इराक के लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। गुजरे वर्षों में कई ऐसी मिसालें देखी गई हैं जब कई जगहों पर आईएस को खदेड़ दिया गया, लेकिन चंद महीने बाद आईएस ने वहां फिर से कब्जा कर लिया। इराकी सरकार के लिए अभी कई काम बाकी हैं। सीरिया से लगी पश्चिमी सीमा पर आज भी आईएस का कब्जा है। अभी उनका अड्डा सीरिया में काफ़ी मजबूत है, रक्का से लेकर देर जोर तक। तो फिलहाल इराकी आर्मी के प्रेशर से वो निकल गए हैं, लेकिन लोगों का खौफ है, डर है कि वो कभी भी आ सकते हैं और अपना असर और रसूख बढ़ा सकते हैं। इस्लामिक स्टेट को खदेड़ने के अलावा इराक के लिए आगे बड़ी चुनौतियां हैं। 2003 के युद्ध के बाद अब तक इराक में शांति बहाल नहीं हो पाई है। ऐसे में मुल्क में शांति स्थापित करना और बर्बाद हुए शहरों को फिर से बसाना इराक के लिए सबसे ज़रूरी काम है। वहाँ सिर्फ रूइंड बिल्डिंग्स या बर्बादी जो हुई है, एक भी बिल्डिंग पुराने शहर में जो सही ढांचा है वो नहीं देखने को मिलता है। और हज़ारों की तादाद में, तकरीबन यूनेस्को का हिसाब है या यूनेस्को का हिसाब, यूएन का हिसाब है कि 6.5 लाख से ज़्यादा शहरी औरतें, बच्चे वगैरह सब वहाँ से भाग निकले हैं। मामला सिर्फ इराक तक सीमित नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा चिंता
सीरिया में पसरी है। सीरिया की आबादी बीते 5 साल में आधी हो गई है। शहर दर शहर बर्बाद हैं। पूरा मुल्क गृह युद्ध की चपेट में है और सीरिया के मध्य, पूर्वी और उत्तरी इलाकों में आज भी आईएस का कब्जा है। कई देश सीरिया में गुट बनाकर युद्ध में लगे हुए हैं, लेकिन शांति अब तक कायम नहीं हो सकी। इराक का मोसल शहर तो आईएस के हाथ से निकल गया, लेकिन उसके कब्जे में अब सीरिया का रक्का सबसे बड़ा शहर है। इराक से भागने के बाद आने वाले दिनों में रक्का में आईएस अपना गढ़ और मजबूत करने की कोशिश करेगा। बाहर से लोग तो आ नहीं सकते, न इराक न सीरिया इस समय। तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो चल रहा था, वो रिक्रूट करते थे, यहाँ ला के ट्रेनिंग देते थे। अब इनका जो रुझान होगा यमन की तरफ होगा, लीबिया की तरफ होगा, या लीबिया और यमन 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिस तरफ ये कोशिश करेंगे जहाँ पे ये नए रिक्रूट्स को वहाँ पे लाएं और ट्रेनिंग करें। और जो यहाँ पे बहुत से छिपे हुए हैं वो भाग के जाएंगे वापस यमन की तरफ, लीबिया की तरफ। ऑलरेडी बहुत से जा चुके हैं, भाग चुके हैं। सीरिया में अंतर्राष्ट्रीय कोशिशों के बावजूद आईएस का खात्मा नहीं हो सका है। जेनेवा वार्ता का भी कोई ठोस हल निकलता नहीं दिख रहा। अमेरिका और रूस के बीच इस मामले में कोई सहमति नहीं बन रही है और बशर अल असद सरकार के साथ विरोधी पार्टियों के लोग एकजुट नहीं हैं। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा आईएस उठा रहा है, लेकिन लगातार हमलों से आईएस के हौसले पस्त हुए हैं। मेरे ख्याल से पूरी तरह 100% उन्होंने लिबरेट नहीं किया। कुछ इलाके अभी भी हैं जो मोसुल के आउटस्कर्ट्स कहलाए जाते हैं, जहां आईएस के सोल्जर्स, सेना अभी भी वहीं है, छुपी हुई है और खरियों में लगातार इराकी सेना को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को चैलेंज कर रही है। मध्य पूर्व में आईएस की कब्जेदारी लगातार कम होती जा रही है। आईएचएस कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटर के मुताबिक जनवरी 2016 में 78,000 वर्ग किलोमीटर जमीन आईएस के कब्जे में थी। दिसंबर 2016 में ये घटकर 60,400 वर्ग किलोमीटर रह गई। यानी बीते साल 14% भूभाग से आईएस को खदेड़ा गया। इस साल ये आंकड़ा और बढ़ा है। माना जाता है कि आईएस के सबसे सुनहरे दिनों में इसके भूभाग के दायरे में 1 करोड़ लोग रहते थे, लेकिन अब ये घटकर करीब 50 लाख रह गए। इसके कई कारण हैं। एक तो कई इलाकों से आईएस को खदेड़ा गया, दूसरा आईएस के कब्जे वाले इलाके से लोग पलायन कर गए। लेकिन आईएस के खिलाफ लड़ाई की सबसे ज्यादा कीमत आम लोगों ने चुकाई है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक बीते 5 साल में इराक में 20,000 नागरिकों की मौत हुई है, जबकि सीरिया में यह आंकड़ा 3 लाख तक बताया जाता है। ऐसे में अगर आईएस के खिलाफ लड़ाई को सफलता मिलती है तो दोनों देशों में शांति बहाली का रास्ता खुल जाएगा। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब हम आपको दिखाते हैं आईएस की बर्बरता की वो दास्तान जिसे इस संगठन ने बीते 2 साल में अंजाम दिया। 5-6 साल पहले जब ये संगठन बना, तब से लेकर अब तक हर साल इसने सैकड़ों हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आइए देखते हैं बीते 2 साल में आईएस की कारस्तानी। जनवरी 2015 साल की शुरुआत में ही आईएस ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। जनवरी में लीबिया में आईएस के त्रिपोली चैप्टर ने एक होटल पर हमला कर 8 लोगों की हत्या कर दी। फरवरी 2015 फरवरी में आईएस ने लीबिया के एक तेल डिपो में हमला कर 12 लोगों की हत्या कर दी। मार्च 2015 ट्यूनीशिया के एक म्यूजियम में हुए हमले में आईएस आतंकियों ने 22 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें ज्यादातर यूरोपियन सैलानी थे। मार्च में ही आईएस ने यमन की शिया मस्जिद पर हमला कर 130 लोगों की जान ले ली। अप्रैल 2015 अप्रैल में मिस्र आईएस ने मिस्र आर्मी पर हमला कर 12 लोगों की जान ले ली। मई 2015 इस महीने सऊदी अरब की एक शिया मस्जिद में आईएस आतंकियों ने हमला कर दिन की नमाज पढ़ रहे 21 लोगों की हत्या कर दी। इस हमले में 100 लोग घायल भी हुए। जून 2015 यमन में सिलसिलेवार आत्मघाती कार बम हमलों में 30 लोगों की जान गई। इसी महीने ट्यूनीशिया में एक बंदूकधारी ने होटल में ब्रिटिश सैलानियों को निशाना बनाकर हमला किया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई।
जुलाई 2015। जुलाई में तुर्की में आईएसआईएस के एक स्थानीय लड़ाके ने एक कल्चर सेंटर पर हमला कर 32 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगस्त 2015। अगस्त में आईएसआईएस ने सऊदी अरब पुलिस के 12 जवानों समेत 15 लोगों की हत्या कर दी। सितंबर 2015। यमन के सना में एक मस्जिद में आत्मघाती हमला कर आईएसआईएस आतंकियों ने 20 लोगों की जान ले ली। बाद में इसी महीने बकर ईद के मौके पर एक मस्जिद में हमला कर 25 लोगों की हत्या कर दी। अक्टूबर 2015। आईएसआईएस ने रूस के एक पैसेंजर विमान को मिस्र के ऊपर हमला कर मार गिराया। इस हादसे में 224 लोगों की मौत हो गई। यह हमला आईएसआईएस की ओर से साल के सबसे कुख्यात हमलों में से एक था। नवंबर 2015। 24 नवंबर। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति के गार्ड्स को ले जा रही बस पर हमला बोल दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। हमले की जिम्मेदारी भी आईएस ने ली। लेबनान के बेरूत में आईएसआईएस आतंकियों ने आत्मघाती हमले किए, जिसमें 43 लोगों की मौत हो गई। नवंबर के ही महीने की 13 तारीख को आईएसआईएस आतंकियों ने पेरिस और उत्तरी इलाकों में सिलसिलेवार हमले किए, जिसमें 129 लोगों की मौत हो गई। इस हमले के बाद पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ एकजुट होती नजर आई। दिसंबर 2015। 6 दिसंबर को एक बम विस्फोट में यमन के गवर्नर सहित 6 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी गई। यह हमला यमन के मुख्य शहर अदेन में हुआ था, जिसे आईएस ने अंजाम दिया। 2016 में भी आईएस के खूनी खेल का सिलसिला जारी रहा। आईएस ने जनवरी में सबसे बड़ा हमला शियाओं के पवित्र धार्मिक स्थल दमिश्क की सैयदा ज़ैनब मस्जिद पर किया, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई। मार्च 2016 में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एयरपोर्ट और मेलबीक मेट्रो स्टेशन पर हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हुई, जबकि 220 लोग घायल हुए। जुलाई 2016। 1 जुलाई को आईएस ने साल के दर्दनाक हमलों में से एक को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अंजाम दिया। स्थानीय होली आर्टिसन बेकरी पर हुए हमले में 17 विदेशियों और हमलावरों समेत कुल 28 लोगों की मौत हुई। 23 जुलाई को काबुल में हुए हमले में आईएस के आत्मघाती हमले में 80 लोगों की मौत हुई, जबकि 230 घायल हुए। फिलहाल इस दुर्दांत आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए सीरिया और इराक में बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर में आतंकी दहशत और हिंसा का पर्याय बन चुके इस्लामिक स्टेट ने जून 2014 में अपने शासन की घोषणा की, जिसके बाद आईएस ने मध्य पूर्व के इराक, सीरिया और लीबिया में बड़े इलाके में अपनी समानांतर सत्ता स्थापित कर ली। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये खूंखार संगठन आईएस वजूद में आया कैसे और उसके मंसूबे क्या हैं। बर्बरता, जनसंहार, अपहरण और नृशंस हत्याओं की वजह से आईएसआईएस बीते 3 वर्षों में अचानक पूरी दुनिया की निगाहों में आ गया। इस्लामिक स्टेट का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया है। इसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत भी कहा जाता है। अरबी भाषा में इस संगठन का नाम है अल दौलतुल इस्लामिया फिल इराक वल शाम। इसका हिंदी अर्थ है इराक एवं शाम का इस्लामी राज्य। शाम सीरिया का प्राचीन नाम है। इस संगठन का गठन अप्रैल 2013 में माना जाता है। इब्राहिम अव्वद अल बद्री उर्फ अबू बकर अल बगदादी इसका मुखिया है। आईएस को दुनिया का सबसे अमीर आतंकी संगठन माना जाता है, जिसका बजट $2 अरब के करीब आंका गया है। जो सद्दाम हुसैन के सेना में
जो शिया लोग थे, सुन्नी लोग थे, क्योंकि शिया के तो वहाँ पर सरकार, और जो सुन्नी लोग थे उनको वहाँ से हटाया गया। तो वो पहले इस्लामिक स्टेट बने। उन्होंने जो उत्तर इराक़ का काफ़ी हिस्सा था उसको अपने कब्ज़े में किया, और उसके बाद अल-कायदा से मिलकर उन्होंने इस्लामिक स्टेट इन सीरिया एंड लेबान ये वाला अपना बनाया वहाँ पर, और काफ़ी उन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, इराक़ में भी और सीरिया में। 29 जून 2014 को उसने अपने मुखिया को दुनिया के सभी मुसलमानों का खलीफा घोषित किया है। इसी दौरान संगठन का औपचारिक नाम इस्लामिक स्टेट यानी IS रख दिया गया। इसका लक्ष्य दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों को सीधे अपने राजनीतिक नियंत्रण में लाना है। इसने सबसे पहले लेबान क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने का अभियान चलाया। इसके बाद जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, कुवैत, साइप्रस और दक्षिणी तुर्की के कुछ हिस्सों में IS का दखल बढ़ा है। अफ्रीका में बोको हराम, नाइजीरिया में, तो उनके ऊपर उनका विशेष प्रभाव है। आप लीबिया में देख लीजिएगा, सूडान में देख लीजिएगा, और अभी तो ये भी कहा जा रहा है जो जैसे जैसे उनका प्रभाव वहाँ पर कम हो रहा है इराक़ और सीरिया में, क्योंकि वहाँ से वो खदेड़े जा रहे हैं, तो तब ज़्यादा ख़तरा बढ़ गया है जो वो यहाँ पर आकर मध्य एशिया में और अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान के उत्तरी हिस्सों में और पाकिस्तान में भी इनका प्रभाव और बढ़ सकता है। IS के गठन को लेकर दुनिया में कई तथ्य हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये सीरिया में अल-कायदा की एक शाखा है। दूसरी थ्योरी ये है कि ये एक स्वतंत्र संगठन है जो इस्लामी सरकार के गठन का प्रयास कर रहा है। एक और मत ये भी है कि सीरिया सरकार ने विरोधियों को विभाजित करने के लिए इसका गठन किया है, जबकि सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी इराक संकट से जुड़ी हुई है। 2014 में करीब 10,000 लड़ाकों से IS में शामिल होने का अनुमान था, लेकिन जानकार ये तादाद 20 से 35,000 के बीच बताते हैं। माना जा रहा है कि करीब 2,000 आतंकी विदेशी मूल के हैं। कई मीडिया रिपोर्ट ये बताती हैं कि प्रचार से IS ने करीब 90 देशों के युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। पश्चिमी देशों के नागरिकों, खासकर पत्रकारों को अगवा कर कलम करना, अंधाधुंध बर्बादी और लूट, बंधक महिलाओं को सेक्स स्लेव्स के तौर पर इस्तेमाल को लेकर ये संगठन कुख्यात हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ राज यादव, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।